हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है 29 जनवरी और आज के हम लोग जो भी चर्चित मुद्दे और जो चर्चा में करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसको उसको हम लोग आज पूरे डिटेल से देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है, बराबरी ही क्यों करनी है, आगे भी तो निकल सकते हैं। पहली बात तो किसी की बराबरी करनी ही नहीं चाहिए कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो हम भी ग्रेजुएशन कर लें, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम भी इंजीनियरिंग कर लें। किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको अलग बनाया है और विशेष बनाया है। तो आप भी एक विशेष व्यक्ति हैं। तो किसी की बराबरी नहीं करना, बल्कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, आपको वो करना है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के द्वारा रफा क्रॉसिंग किस देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। तो देखिए, रफा जो है एक जगह है और इसको बंद कर दिया गया था। बंद क्यों किया गया था? क्योंकि इजराइल और गजा, यानी गजा जो है पैलेस्तीन के पास है। तो ये वहीं पर इन दोनों की जब युद्ध छिड़ गए थे, यहाँ पर जो हमास ग्रुप है, इन दोनों का आपस में विवाद रहता है हमेशा। तो उसी पर जब युद्ध छिड़ गया था तब इस जगह को बंद कर दिया गया था। और इसी जगह से यहाँ पर गजा में, यानी कि पैलेस्तीन का जो ये जगह है, यहाँ पर खाने पीने का सामान या दवाइयाँ या एक तरह से कहा जाए तो इनकी जो जरूरत की चीजें हैं, इसी रास्ते से ले जाया जाता है। लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। इससे गाजा में बहुत ही दयनीय स्थिति भी आई थी। आप अगर न्यूज चैनल में ये देखेंगे भी सर्च करके तो आपको दिख जाएगा। तो ये अभी खोल दिया गया है और ये गजा यानी कि पैलेस्तीन और गजा का ये जगह है। देखिए, अगर मैप से मैं आपको बताऊं तो अगर इस तरह से मान लिया जाए कि ये इजराइल है, इसी तरह एक लंबी पट्टी की तरह इजराइल है, तो यहाँ पर पैलेस्तीन है और इसी के बगल में गजा है, जो पतली सी एक पट्टी के तौर पे गजा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमाज ग्रुप और इसी से इजराइल का विवाद रहता है। 1948 से पहले इजराइल जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहां कब्जा होते गया और ये इजराइल बनता गया, जबकि ये पूरी जगह पैलेस्तीन थी। पहले इसको पैलेस्तीन ही कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे कब्जा होते होते ये पूरा इजराइल बन गया। यानी कि ये जो इतना जगह है ये पूरा इजराइल बन गया और इधर पैलेस्तीन थोड़ा सा और ये गजा एक पट्टी रह गई। बस इतना ही उनके पास बचा हुआ है। और यहाँ के जो नागरिक है और हमाज ग्रुप के जो लोग हैं, इनके साथ इजराइल का हमेशा विवाद बना रहता है। इजराइल इतना क्यों उड़ता है? क्योंकि इसको यूएसए सपोर्ट करता है। यूएसए से इसकी पक्की वाली दोस्ती है, तो यूएसए इसको सपोर्ट करता है। इसीलिए इजराइल इन दोनों जो जगह है, यानी कि पैलेस्तीन की जो जगह है, इसको धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा है और एकदम नाम मात्र का पैलेस्तीन बचा हुआ है। और ये है गाजा पट्टी, जो मैंने अभी आपको बताया, गाजा पट्टी। और यहीं पर बीच में ये जगह है रफा क्रॉसिंग, यहीं से सामान जाता है गजा के लिए। तो वो अब खोल दिया गया है। और अभी भी जो ये खोला गया है वो शर्त के तौर पे ही रखा गया, क्योंकि यूएसए ने यहाँ पर युद्ध विराम करवाया था और एक येलो येलो लाइन भी इन दोनों देशों के बीच में खिंचवाई थी, जिसको येलो लाइन के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक तरह से बॉर्डर बनाया था गाजा और इजराइल के बीच में। तो अभी यूएसए ने यहाँ पर शांति वार्ता करवाई थी। उसके बाद ये अभी शर्त रखा इन्होंने कि जो युद्ध विराम हो गया उसके बाद जो बंधक है एक दूसरे को लौटा दिया जाएगा। यानी कि जो भी इजराइल ने गाजा पट्टी या पैलेस्तीन के लोगों को पकड़ा है उनको वो वापस कर देंगे। और जो गाजा पट्टी के जो हमास ग्रुप है, इसको आतंकवादी ग्रुप ये लोग मानते हैं, इजराइल इसको आतंकवादी ग्रुप मानता है। तो इन्होंने जिसको जिसको बंधक बनाया उनको लौटा देंगे। तो इस शर्तों के ऊपर इसको खोला गया है। और यहाँ पर अभी भी सिर्फ पैदल सामान अगर कोई ले जाना चाहता है तो वो ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रक भर भर के सामान आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इसको तो अभी भी ये लोग आतंकवादी ग्रुप मानते हैं। तो आतंकवादी ग्रुप मानते हैं तो फिर ये क्यों ट्रक भर भर के सामान जाने देंगे।
तो ये अभी पैदल जो अगर नागरिक हैं या कोई भी ऐसा सामान है जो पैदल ले जा सकते हैं, तो ये लोग वहां से क्रॉस करके अपना सामान ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहला शतक और सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? वुमेन प्रीमियर लीग ये कब शुरू हुआ था? तो ये 2022 से शुरू हुआ था और ये इसका चौथा एडिशन है। इस बार जो खेला जा रहा है ये इसका 4th एडिशन है। एडिशन 2026 में इसका 4th एडिशन खेला जा रहा है। और इसका पहला एडिशन किसने जीता था? तो फर्स्ट वाला एडिशन मुंबई ने जीता था, मुंबई। और इसका दूसरा वाला एडिशन किसने जीता? तो वो आरसीबी ने जीता था, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। थर्ड वाला एडिशन वापस मुंबई ने जीता था, मुंबई जीता था। और अभी इसी में जो ये नेट सीवर ब्रंट है, इन्होंने शतक के साथ और सबसे ज्यादा ऐसी ये महिला खिलाड़ी बनी है जो 50+ से ज्यादा स्कोर कर चुकी हैं और ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है। और ये है कहाँ से? तो ये इंग्लैंड से हैं, इंग्लैंड से ये है। और ये कीर्तिमान, इन्होंने पहला शतक, ये कीर्तिमान कहाँ पर स्थापित किया? तो यहाँ पर आरसीबी वर्सेस मुंबई का मैच हो रहा था, मुंबई का मैच हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो ये बड़ोदरा, बड़ोदरा में इसका आयोजन किया जा रहा था। आरसीबी वर्सेस मुंबई का मैच बड़ोदरा में आयोजन किया जा रहा था, वहीं पर इन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया। और मुंबई इंडियन और आरसीबी का ये मैच चल रहा था। और ये किस टीम से खेल रही थी? तो ये मुंबई की टीम से ये खेल रही थी, मुंबई की टीम से ये खेल रही थी। बड़ोदरा के कोदम्बी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा था। कोदम्बी स्टेडियम में ये मैच हो रहा था। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में है। और इसको आयोजन कौन करवाता है? वुमेन प्रीमियर लीग या आईपीएल, ये सबको रेगुलेट कौन करता है? तो बीसीसीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, यानी कि जो भी भारत में क्रिकेट मैच होती है उसको ये कंट्रोल करता है। ये बना कब था? तो ये 1928 में बना था, मुंबई में इसका मुख्यालय है। मद्रास हेड हॉग पर वन विभाग का पहला अध्ययन किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य से शुरू किया गया है? थुथुकोडी एक जगह है तमिलनाडु में, वहीं पर ये शुरू किया गया है। और क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य है कि हम इसके बारे में ये जो लुप्त प्राय प्रजाति है इसकी हम लोग अध्ययन कर सके। लुप्त प्राय जो प्रजाति है इसकी हम लोग इसका व्यवहार और इसके आवास और जनसंख्या के वितरण को समझ सके कि ये किस तरह से व्यवहार करता है, इनका आवास कहाँ पर है और किस तरह से निवास करते हैं, इसके बारे में ये हम लोग जान सकते हैं। ये एक पशु है जिसके शरीर पे बहुत सारे कांटे लगे रहते हैं। तो ये अब इस बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर में आ गया है, यानी कि ये आईयूसीएन के लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न यानी कि चिंताजनक कैटेगरी में है, खत्म होने के कगार पे आ गया है। इसीलिए हम लोग इसको बचाने के लिए वन विभाग के द्वारा अभी इस पर अध्ययन किया जा रहा है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये प्रायद्वीप क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, यानी कि तमिलनाडु एंड केरला वाला जो एरिया है वहां पर ये पाया जाता है। कांटे वाले जो जंगल होते हैं, वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सह्याद्री पर्वतमाला में मोबाइल
मेफ्रेड्रोन लेब, ये एक तरह का ड्रग होता है, यानी कि नशीली दवा है, जिसका इस्तेमाल लोग पार्टियों में या अपने आप के लिए यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं, और ये तरल और ठोस दोनों अवस्था में होता है। और इसको अभी ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के तहत पकड़ा गया। ये ऑपरेशन किस संस्था के द्वारा चलाया गया? तो ये ऑपरेशन DRI के द्वारा चलाया गया है। DRI जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या कार्य करता है? नशीली नशीली जो दवाएं होती हैं, नशीली पदार्थ जो होते हैं उसका रोकथाम करना, जैसे कि कोई कोई तस्करी हो रहा है उसका रोकथाम करना, वाणिज्यिक धोखाधड़ी है, उन सब का पता लगाना इसका कार्य है। और ये किसके अंदर काम करता है? तो ये CBIC के अंदर ये कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है केंद्रीय अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसके अंदर ये कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और ये आता है वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मंत्रालय के तहत, वित्त मंत्रालय के तहत ये काम करता है, इसके अंडर में काम करता है। और वित्त मंत्रालय के अभी वर्तमान में मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन। और अभी ये जो मेफेरेड्रोन लैब है, यानी कि जो नशीली दवा है, इसकी 22 केजी से भी ज्यादा जो पदार्थ है वो पाई गई, यानी कि 21.912 केजी तक का इसका वजन था, उतना यहाँ पर पकड़ा गया है इसको। और ये एक मुर्गी फार्म में ये चलाया जा रहा था, जिसको इसके द्वारा रोक दिया गया, यानी कि पकड़ लिया गया, और इसमें 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और अगर हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला की बात करें, सह्याद्री पर्वतमाला की बात करें तो सह्याद्री पर्वतमाला को हम लोग पश्चिमी घाट भी कहते हैं। पश्चिमी घाट कैसे है? तो मैं आपको बताऊं, अगर मैप से बताऊं तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एरिया है, यानी कि गुजरात से लेके केरल तक का जो एरिया है, इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? सह्याद्री पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई नहीं, माफ करिए, इसकी जो लंबाई है, मैंने जो अभी बताया आपको कि ये जो है ये पूरा 1600 किलोमीटर का इसका जो लंबाई है, यानी कि गुजरात से लेके केरला तक जो इसका क्षेत्र पड़ता है वो 1600 किलोमीटर है। और यहाँ पर महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, यहाँ पर इसको किस कोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण कोस्ट इसको कहा जाता है, कोंकण कोस्ट। और उसके बाद यहाँ हम लोग केरला वाले एरिया में चले तो केरला वाले एरिया में मालाबार कहा जाता है, मालाबार कोस्ट कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऊंची चोटी तो ये है अनाईमुडी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2690 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ से नदी कौन कौन सी निकलती है? नदी को देखें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियों में देखें तो गोदावरी, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, कृष्णा और कावेरी। इसको दक्षिण गंगा और इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को, और इसको दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा पूछी जाए तो कावेरी नदी।
और इसको सह्याद्री को यानी कि वेस्टर्न घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। विश्व विरासत स्थल के रूप में भी इसको शामिल किया गया है यूनेस्को में। और इसका जो बॉर्डर है यानी कि अगर ऐसे देखें तो यहाँ पर जो ये सह्याद्री है, इस यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर, तो इसका बॉर्डर अरब सागर के साथ लगता है। और यहाँ पर गुजरात है, फिर यहाँ नीचे महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे यहाँ पर छोटा सा गोवा है, उसके बाद यहाँ कर्नाटका, फिर यहाँ नीचे जो इतनी पतली सी पट्टी जैसी है यहाँ पर केरल है, और ये फिर इतना एरिया तमिलनाडु है। तो ये 5-6 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ये अगर विश्व में अगर देखा जाए तो ये आठवां सबसे प्रमुख जैव विविधता है, और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। और ये एक तरह से हॉटस्पॉट है क्योंकि यहाँ पर काफी प्रजातियां पाई जाती हैं, हॉटस्पॉट है ये। तो मैंने सह्याद्री के बारे में आपको सारी डिटेल्स बता दी है, तो आप लोग अपने नोट्स में इसी तरह से बना लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही डार्विन बार्क स्पाइडर यानी कि मकड़ी, जो विश्व का सबसे मजबूत स्टील और केवलर से भी टिकाऊ रेशम का जो उत्पादन करती है, यह कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये जो डार्विन बार्क स्पाइडर है, इसका नाम कैसे पड़ा? तो चार्ल्स डार्विन के नाम पे इसका नाम पड़ा है, चार्ल्स डार्विन के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और ये नदियों के किनारे इसका जो जाला बनाती है, ये सिल्क का बनाती है, और ये इतना मजबूत है, ये अभी इसीलिए चर्चा में है क्योंकि ये इतना मजबूत होता है कि स्टील और लोहे जितनी ये मजबूती के तौर पे ये रेशम का उत्पादन करती है, इसीलिए अभी चर्चा में आई है। और इसकी खोज 2009 में मेडागास्कर में किया गया था, यानी कि इसका आंसर मेडागास्कर है। और ये लोहे यानी कि स्टील और लोहे से भी 3 गुना ये मजबूत रेशम जो रेशा होता है ना, जो मकड़ी के जाले बनाते हैं, उसी तरह से ये नदियों के किनारे अपना जाला बनाती है। तो ये अभी पाया गया है कि ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत बनाती है, इनका जो जाला होता है वो इससे भी मजबूत होता है, 3 गुना मजबूत। तो ये इसीलिए अभी चर्चा में आया। अगर रेशम की उत्पादन की बात देखा जाए तो रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो रेशम का उत्पादन करती है, तो ये जो महिला मकड़ी होती है, जो डार्विन बार्क स्पाइडर है, ये जो महिला मकड़ी होती है, वो ही इसका उत्पादन करती है, मेल नहीं, सिर्फ महिला जो मकड़ी होती है वो इस तरह का जाला बनाती है। मेडागास्कर के बारे में देखें, मेडागास्कर के बारे में देखें तो ये हिंद महासागर की सबसे बड़ी आइलैंड है, और इस पर फ्रांस का कब्जा था, लेकिन अब ये 1960 में आजाद हो गई थी।
फ्रांस से आजाद हो गया ये, और ये अब एक द्वीप देश के रूप में यानी कि आइलैंड कंट्री के रूप में यह स्थापित है। यहाँ पर कांटेदार वन और बाओबाब वन के कारण, पेड़ के कारण ये बहुत फेमस है। लेकिन अब इसका जो अवैध तस्करी भी हो रहा है उसके कारण ये कम भी हो रहा है। ये जो वन है और बाओबार पेड़ जो है ये भी कम हो रहा है क्योंकि इसकी तस्करी की जाती है। और मेडागास्कर जो है ये विश्व का चौथा यानी कि फोर्थ सबसे बड़ा द्वीप है यानी कि आइलैंड है। और ये एक स्वतंत्र द्वीपीय राष्ट्र है। और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर इसके क्षेत्रफल को देखा जाए तो 587 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो जनजातियां रहती हैं, माफ करिएगा, यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी वो है अंतानानारीरो, ये इसकी राजधानी है। और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? अगर भाषा को देखा जाए तो भाषा यहाँ पर मालागासी तथा फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच का ये कॉलोनी रहा है तो यहाँ पर फ्रेंच बोलना लाजमी है, तो यहाँ पर फ्रेंच भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील से कौन सा देश अभी हाल ही में बाहर हो गया है? तो ये यूएई जो है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये अभी इससे बाहर हो गया। और ये डील कब हुआ था? तो ये यूएई और पाकिस्तान के बीच में 2025 में ये डील किया गया था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है इसको और डिजिटलकरण करना और इसको अच्छे से डेवलप करना इसका कार्य था। लेकिन अब यूएई है जो बोल रहा है कि कारण बताया है यूएई ने कि हमें कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ये कारण देते हुए इससे बाहर हो गए हैं ये। और इसकी चर्चा अगस्त 2025 से हो रही थी कि यूएई जो है इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है पाकिस्तान में उसको बनाएगा, उसको डेवलप करेगा। लेकिन अब ये इसने कारण बताया है कि हमको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा और हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसीलिए हम लोग इसको अब डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो उसने अपना नाम वापस ले लिया है। इससे पाकिस्तान को एक झटका भी लगा है। नेक्स्ट है, हाल ही में सर विलियम मार्क टूली का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक पत्रकार थे और ये जो पत्रकार थे ये बीबीसी दिल्ली में कई वर्षों तक प्रमुख भी रहे हैं। इन्होंने बीबीसी में 20 वर्षों तक कार्य किया और इनकी अभी हाल ही में निधन हो गई है। अगर इनके हम अवार्ड की बात करें, विलियम मार्क टूली की अवार्ड की बात करें, अवार्ड, तो इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है तो वो देख लेते हैं। तो इनको पद्मश्री 1992 में यानी 1992 में ये दिया गया है। और इनको पद्म भूषण इनको कब दिया गया? तो 2005 में इनको दिया गया। और उसके बाद इनको ब्रिटिश के द्वारा दिया जाने वाला ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ये अवार्ड भी इनको 1985 में प्रदान किया गया है। और इनको बाफ्टा के द्वारा भी इनको लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है वो बाफ्टा के द्वारा इनको दिया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया गया है। एक अवार्ड और याद रख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लीजिए, नेवर नो कि कभी पूछ ले, तो रेड इंक अवार्ड, ये 2018 में इससे इनको सम्मानित किया गया। और ये जो थे ये ब्रिटिश इंडियन पत्रकार थे। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गए, क्योंकि इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। और भारत के लिए इन्होंने कार्य किया, क्योंकि दिल्ली में ये बीबीसी के कई वर्षों तक प्रमुख भी रहे हैं। और इन्होंने भारत वर्सेस जो पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ था, पाकिस्तान का जो फाइनल मैच हुआ था उसको इन्होंने कमेंट्री भी उसमें किया था। और बांग्लादेश के द्वारा भी इनको एक अवार्ड दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। बांग्लादेश के द्वारा इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो विदेशी मित्र ये अवार्ड इनको दिया गया है। और कब दिया गया था, तो ये 2012 में बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने, मैं अभी बता रही थी कि भारत वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच था उसमें भी इन्होंने कमेंट्री किया है कई बार। और हम लोग के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके नाम से पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन जाए कि इनका क्षेत्र क्या है, तो ये पत्रकारिता से यानी कि पत्रकार हैं ये, और ये अभी इनकी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, भारत और यूरोपियन यूनियन की कौन सी नंबर की समिट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने की बात कही गई है। तो देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, यानी कि FTA, ये क्या होता है, तो इसमें अगर जिस भी देश के साथ ये एग्रीमेंट हो जाता है तो हमारा जो व्यापार है उस पर या तो टैरिफ नहीं लगता है, टैरिफ यानी कि जो टैक्स होता है वो नहीं लगता है, नहीं लगता या तो कम हो जाता है। तो इसीलिए ये दो देशों के बीच में, ये दो या दो से अधिक देशों के बीच में भी ये किया जा सकता है। तो ये अभी यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनके साथ ये FTA साइन किया जाएगा, अभी किया नहीं गया लेकिन किया जाएगा। और हमारा जो व्यापार है यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ, तो वो कम, उसमें टैरिफ कम लगेगा। और अब जो ऑटोमोबाइल यानी कि जो कार, ये सब जो मोटर बाइक्स होते हैं वो सब अगर आएंगे तो उस पर भी हमारे यहाँ टैक्स बहुत कम लगेगा। यानी कि जो पहले 110% लगता था वो अब घटकर सिर्फ 40% ही रह जाएगा। यानी कि अब हम लोग सिर्फ 40% के टैक्स पे ही गाड़ियां जो है, कार जो है वो खरीद पाएंगे। यानी कि भारत सरकार वहां से इंपोर्ट करके लाएगी तो हम लोग उसको यहाँ के देशवासी खरीद पाएंगे। एयरक्राफ्ट पर भी यहाँ पर 0 टैरिफ लगेगा। एयरक्राफ्ट बनाने पर भी अब 0 टैरिफ लगेगा। तो इन सब चीजों पर अभी वार्ता हुई है। वार्ता क्यों हुई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो 2 सदस्य है, मतलब कि हेड हैं, यानी कि काउंसिल के जो हेड हैं वो है उर्सुला बॉन, और एक परिषद है उसके जो हेड हैं एंटोनियो कोस्टा, वो दोनों 26 जनवरी के दिवस पर ये दोनों आमंत्रित थे, यानी कि अतिथि के रूप में हमारे देश में आए हुए थे। तो ही तभी ये बैठक किया गया और ये 16वें नंबर का यानी कि 16 नंबर का बैठक समिट आयोजन किया गया। तो ये अभी वो ये दोनों जब आए हुए थे तब इसी के साथ लगे हुए, यानी कि 16वें एडिशन का जो समिट है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, वो अभी आयोजित किया गया और उसी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कही गई। तो चलिए हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 27 सदस्य देश हैं, 27 सदस्य देश। और इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए इसका 1957, 1951, बहुत बार इसकी जो संधि होती है वो बहुत बार हो चुकी है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ आधुनिक वाला बताया है
जो 1 नवंबर 1993 को किया गया था मास्ट्रिच की संधि के साथ ये बनाया गया। तो मैंने आधुनिक वाला रखा है, बल्कि इसमें संधि बहुत बार हो चुके हैं, यानी कि 1951 से इसमें संधि होते आ रहे हैं, 1951, 1957। तो इस तरह से बहुत सारी संधियां होते होते यूरोपियन यूनियन के फॉर्म में कब ये बना, तो 1993 में ये बना है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो यूरो चलती है, और 21 देशों में, यानी कि 27 देशों में से 21 देश जो हैं, यानी कि 27 देशों में से 21 देश जो हैं वो यूरो जोन में है, यानी कि मुद्रा चलाते हैं। और इसका 21वां सदस्य कौन है, तो वो है बुल्गारिया, जो 2026 में ही शामिल हुआ है 1 जनवरी को। इसमें अगर प्रमुख संस्थान देखें तो इसके जो प्रमुख संस्थान हैं, यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य देशों के बीच शांति, लोकतंत्र, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यहाँ पर शेंगेन क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए शेंगेन क्षेत्र का अर्थ ये है कि जो भी सदस्य देश है, यानी कि यूरोप के जितने भी सदस्य देश हैं या यूरोप के जितने भी देश हैं, वहां पर आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास यूरोप के किसी एक भी देश का वीजा है, पासपोर्ट है, तो आप पूरे के पूरे जो यूरोप का देश है, यानी कि 27 के 27 सदस्य ये और 4 इसमें एक्स्ट्रा और सदस्य, उसमें पूरे में आप यात्रा कर पाएंगे। तो वो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई चेक इन नहीं होगी। आपके पास अगर एक देश का वीजा है, मान लीजिए कि आपके पास फ्रांस का है, तो आप सारे, जर्मनी है, फ्रांस है, अगल बगल जितने भी वहां पर देश हैं यूरोप के, वहां सारी जगह पर आप जा सकते हैं। और शेंगेन क्षेत्र में अभी कितने सदस्य देश हैं, तो अभी 29 सदस्य देश इसमें हैं। तो जिसमें से 25 यूरोपीय यूनियन के ही सदस्य हैं, यानी कि 27 में से 25 हैं, और 4 जो है गैर यूरोपियन हैं, तो वो है आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंक्सटेन। ये 4 सदस्य गैर यूरोपीय सदस्य हैं। 2012 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र का जो नोबेल है, ये नॉर्वे के ओस्लो से दिया जाता है, और ये हमेशा अक्टूबर में इसका घोषणा किया जाता है, और दिसंबर, यानी कि 10 दिसंबर के आसपास दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, नोबेल जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन है, तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। हालांकि उन्होंने इसको बना के फिर अफसोस जाहिर किया था, छोड़िए वो बात अलग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन जो है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है, इससे अलग हो गया था, और इसको एक नाम से जाना गया, वो था ब्रेक्सिट। तो एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है कि ब्रेक्सिट क्या है। तो ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था, तो इसीलिए इसका एक नाम दे दिया गया ब्रेक्सिट, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखिए कल के क्लास में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अगर कोई नोट्स बना रहा हो तो प्लीज उसको सुधार लीजिएगा, और अपने मेमोरी में भी थोड़ा डेवलप करिएगा, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो नोवाक जोकोविच जीते नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अभी खेला जा रहा है उसमें उन्होंने 400 ग्रैंड स्लैम की जीत हासिल की है, और ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये कौन बने हैं, नोवाक जोकोविच। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अभी चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अभी चल रहा है, इसमें इन्होंने, ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने 102 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। और ये जो सर्बिया के रोजर फेडरर फेडरर इनकी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और इन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को मेलबर्न से सबसे ज्यादा पुरुष सिंगल खिताब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये मैं कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे, तो मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, तो प्लीज इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो गई, तो आप लोग इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग ग्रैंड स्लैम के बारे में देख लेते हैं। तो ग्रैंड स्लैम जो है ये एक वर्ष में 4 टूर्नामेंट इसके आयोजन किए जाते हैं, 4 टूर्नामेंट।
और ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। और ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये टेनिस के खेल से ये जुड़ा हुआ है। टेनिस के खेल से ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी में आयोजित किया जाता है और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, यानी कि जो इसका फील्ड होता है वो हार्ड कोर्ट से बना हुआ रहता है, उस पर ये आयोजित किया जाता है। और 2025 की बात करें, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने जीता था। जैनिक सिनर ने, यानी कि ये इटली से हैं और इन्होंने ये जीत हासिल की थी। और महिला वाले एकल जो खिताब था वो किसने जीता? तो मेडिसिन कीज ने ये जीता था और ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। फ्रेंच ओपन की तरफ चलें तो इसका दूसरा नाम रोलैंड गैरोस है। इसका दूसरा नाम है और इसका आयोजन कब होता है? मई और जून के समय पे इसका आयोजन होता है। और ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी वाले जो स्टेडियम होते हैं वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन होता कहाँ है? तो ये पेरिस में इसका आयोजन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का तो नाम से ही पता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। फ्रांस कहाँ है? तो फ्रांस है। पेरिस कहाँ है? तो ये फ्रांस है। फ्रांस में ये स्थित है, यहीं पर इसका आयोजन होता है। और 2025 में इसको किसने जीता था? तो कार्लोज अल्कराज जो स्पेन से है, पुरुष वर्ग में इन्होंने जीत हासिल की थी। और कोको गॉफ जो है यूएसए से महिला वर्ग में इन्होंने जीत हासिल की फ्रेंच ओपन को। विंबलडन को देखें तो 2025 का किसने जीता? 2025 का जैनिक सिनर ने, जो इटली के हैं। और ईगा स्वेटिक जो है ये पोलैंड से ये बिलोंग करती हैं और ये महिला वर्ग में इन्होंने जीता था। और ये विंबलडन जो है ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है और जून जुलाई में इसका आयोजन होता है। और ये ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर ये आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन होता कहाँ है? तो लंदन, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन होता है। यूएस ओपन की तरफ चलें तो 2025 में कार्लोज अल्कराज ने जीता था। कार्लोज अल्कराज ने पुरुष वर्ग में जीता और आर्यना सबलंका जो यूएसए से हैं, इन्होंने आर्यना सबलंका ने जीता था महिला वर्ग में। कार्लोज अल्कराज जो है ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और आर्यना सबलंका जो है यूएसए से हैं। ये देखा जाए तो ये हार्ड कोर्ट पे, यानी कि ये भी जो सख्त स्टेडियम होते हैं वहां पर ये आयोजित किया जाता है। और इसको आयोजन कब किया जाता है? तो ये अगस्त और सितंबर के समय में, बीच में इसी समय पर आयोजित किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? यूएसए के न्यूयॉर्क में इसको आयोजित किया जाता है। तो देखिए, 2025 के मैंने जो विजेता थे महिला और पुरुष वर्ग एकल वाले, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके क्या नाम है, कौन पुराना है कौन नया है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये वर्ष में 4 टूर्नामेंट खेले जाते हैं ग्रैंड स्लैम को, और ये चारों को मिला के ही ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। और ये टेनिस का खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती यानी कि 24 जनवरी को पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें किस वर्ष मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये 2024 में इसकी घोषणा की गई थी और इनको दिया गया था कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में देखें तो यहाँ मैंने लगाया है। कर्पूरी ठाकुर के पूरे जीवन परिचय को हम लोग देखें तो इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार में पितौंजिया जो एक जगह है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और अब इसको क्या कहा जाता है? कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया था और 26 दिन की इनको जेल भी हुई थी। कर्पूरी फॉर्मूला क्या है? तो इन्होंने महिलाएं और ओबीसी और ईबीसी जो है उनके लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रबंध किया था, यानी कि 26% इन लोगों को आरक्षण दिलवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए इसे कर्पूरी फार्मूला के तौर पे भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत कार्य किया। इन्होंने जो बिहार में
बिहार में मैट्रिक जो परीक्षा है उसमें पहले अंग्रेजी अनिवार्य था, लेकिन इन्होंने उसको खत्म करवा के अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से हटवा दिया था। तो ये भी इनके कार्यकाल के समय एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ और ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने 2 बार किया, तो कब तक किया? तो ये 1970 से 71 तक 7 महीने के लिए पहली बार में ये सीएम रहे, मुख्यमंत्री। उसके बाद इनका इस्तीफा हो गया, फिर दूसरी बार ये 1977 से 1989 के बीच में, माफ करिएगा, 1979 तक, यानी कि 1977 से 1979 तक ये सीएम रहे बिहार के। और इनको जननायक भी कहा जाता है। एग्जाम्स में काफी बार ये वाला जो पॉइंट्स है ये काफी बार पूछा जाएगा और पूछा जाता है। 2024 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। 5 लोगों को दिया गया था, उन्हीं में से एक ये भी थे। जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति था उसमें भी इन्होंने संपूर्ण सक्रिय हिस्सा लिया था। 17 फरवरी 1988 को इनको दिल का दौरे की वजह से इनका निधन हो गया था। तो अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, तो इसीलिए चर्चा में आया था। तो मैंने सोचा इनके बारे में, पूरे इनके जो जीवन कार्य में इन्होंने जो भी कार्य किए उन सबको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इकट्ठा ये रख दिया है। तो अगर आप लोग भी नोट्स बनाते हैं तो इसी तरह बना लीजिएगा। भारत रत्न के बारे में देखें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, और ये 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उस टाइम पे, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि पहले हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल, इन सब क्षेत्रों में ये दिया जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3 ही लोग को दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ वहां लिखा हुआ है कि जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष दिया जाना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रत्येक वर्ष देंगे या 3 ही लोगों को देंगे, क्योंकि 2024 में तो 5 लोगों को दिया गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही लोग को दिया जाएगा। इसमें कोई पैसा प्राइज के तौर पे नहीं दिया जाता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट, और एक पीपल के पत्ते के साइज का एक मेडल प्रदान किया जाता है। इसमें प्राइज के तौर पे कुछ भी नहीं दिया जाता, पैसा कुछ नहीं दिया जाता, एक सिर्फ सर्टिफिकेट होता है और एक पान के पत्ते के साइज का एक मेडल दिया जाता है। 1955 में यह मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, यानी कि मरणोपरांत जो अवार्ड शुरू किया गया वो 1955 से शुरू किया गया। कुछ संशोधन किए गए, कहा गया कि मरणोपरांत भी जो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जो देश के लिए बहुत कार्य किया, सामाजिक सेवा के लिए बहुत कार्य किया है, उन लोग को भी ये दिया जाएगा। तो ये 1955 से शुरू किया गया और अभी तक कितने लोग को दिया जा चुका है? तो ये 17 लोगों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। 1954 में पहली बार जो पहला अवार्ड था इसका, तो इसका पहला अवार्ड दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को ये अवार्ड दिया गया था, यानी कि पहली बार ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 2024 में 5 हस्तियों को दिया गया। मैंने बताया अभी आपको कि कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, वीपी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को ये दिया गया था। एमएस स्वामीनाथन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। हरित क्रांति जो भारत में आया उसके ये जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो एमएस स्वामीनाथन। और सचिन तेंदुलकर जो हैं, सचिन तेंदुलकर ये सबसे कम उम्र के ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, और कोई इस तरह का कोई खिलाड़ी है जिसको दिया गया है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये सम्मान दिया गया। और अब तक कुल जो वर्तमान तक अभी देखा जाए तो ये 53 लोग, यानी कि 53 लोगों को ये सम्मान दिया जा चुका है। 17 लोगों को मरणोपरांत ये दिया गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक।
फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिएगा, करंट अफेयर्स बाय नेहा, तो वहां पर मेरा लोगो आ जाएगा, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको वहां पर सारे क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।